ये आशंका थी कार्यकर्ताओं का दबाव। कोई शंका नहीं ना, अब सीधी बात करो, जीत रहे हैं, बात खत्म करो। अगर इतने बड़े नेता में भी किंतु परंतु लगाओगे विवेक जी, बड़ी शर्मिंदगी है। मैंने तो उसके लिए तो कम से कम गरारे करके आते, गला साफ खुलता, गुनगुने पानी से नमक का गरारा करके आना चाहिए था, आवाज खुली होती। ऐसा नहीं दुकान पर बैठना है, खेती करनी है, अरे यही काम है, चुनाव लड़ना, उसमें भी नहीं जाओगे। ठीक बाबू, अभी नहीं। बड़े नेता को ये छोटे भैया गलत डाटा पकड़ा के बेइज्जती करा देते हैं। बड़े भैया 20,000 मुसलमान यादव काट दिए, अच्छा बोलो चलो हम लिख दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेकर आ चुका हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने अच्छी तरह से कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं की क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 4 मई के बाद दूर दूर तक बीजेपी का नजराना नहीं आएगा। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इन लोगों को क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा दावा क्यों, जो बात आलोक जी कह रहे, ऐसा दावा क्यों नहीं हो रहा कि चाहे जो कर लो, जितनी हिम्मत हो करके देख लो, जीत रहे हैं, जीतेंगे, ऐसा दावा क्यों नहीं ठोक रहे? भाई 4 जून को सुबह 11 बजे तक तो चला ही दो, फिर देखा जाएगा। ये किंतु परंतु नहीं, ऐसी सीधा कि भाई चाहे जो कोई कुछ कर ले, जीत रहे हैं, प्रचंड जीत रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। क्यों? देखिए, ये अगर आप बात कहें तो आप याद करिए कि प्रथम चरण के बाद से 400 पार की बात भी ये नहीं कही गई। और आज भी जो मौर्य जी की आपने बाइट सुनाई है, तो उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी की दृष्टि से 270 सीटें जीत रहे हैं, बीजेपी की दृष्टि से। आप ये भी देखिए, तो अगर हम तो दावा शुरू से कर रहे हैं कि राहुल जी बड़े मार्जिन से रायबरेली जीतने जा रहे हैं, देखिए, लेकिन ये आशंका थी कार्यकर्ताओं का दबाव। देखो ये शंका नहीं मित्र ना, अब सीधी बात करो, जीत रहे हैं, बात खत्म करो। अगर इतने बड़े नेता में भी किंतु परंतु लगाओगे विवेक जी, बड़ी शर्मिंदगी है। वो छोटा मोटा कोई सेवा दल का चिंगड़ू मिंगड़ू चुनाव लड़े, उसके साथ ये लगाओ राइडर कि गौरीगंज में वो पप्पू पान वाले की दुकान क्यों खुली थी वोटिंग के दिन, इससे हम हार गए। तिलोई में गुड्डू समोसे वाले की दुकान क्यों नहीं बंद कराई? ये सब बातें राहुल गांधी के साथ लगेंगी क्या? नहीं, जो आप कह रहे हैं यही होगा। ये सारी चीजें तो एक जो वहां पे हुआ वो मैं उल्लेख कर रहा हूं, बाकी सबने देखा है वहां पे ये। लेकिन राहुल जी रायबरेली को बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये तो हरचंदपुर में हुआ है, सलोन मियावा जहां पे भी हुआ, वो चीज सबके सामने आई। किन किन बूथों पे हुआ, वो सब चीजें तो सबके सामने हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर कहेंगे तो हम उसको फौरन काट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होने के बाद में भी राहुल जी वहां से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है विवेक जी, आवाज में कड़कपन नहीं है। जब उससे बड़ा कोई नेता आपकी पार्टी में नहीं, तो उसके लिए तो कम से कम गरारे करके आते, गला साफ खुलता, गुनगुने पानी से नमक का गरारा करके आना चाहिए था, आवाज खुली होती। ये तनुज पुनिया का मसला है क्या? राहुल गांधी का मसला है भाई? इसमें तो खकार के बोलना चाहिए था। कहां चक्कर में। खैर कीर्ति निधि जी, मैं अखिलेश जी का एक बयान सुन रहा था आज, जिसमें उन्होंने कहा हम 80 की भाजपा 80 की 80 हार रही, हम 80 की 80 जीत रहे। उससे पहले तक वो कह रहे थे कि हम 79 जीत रहे हैं, 79। एक सीट भाजपा को दे रहे थे, वो भी वापस ले ली। देखिए अमिताभ जी, सवाल का भी जवाब दूंगा। एक सवाल अभी आप बहुत पूछ रहे थे जी, इलेक्शन में निर्वाचन को लेकर के लगातार जो पेशबंदी की बात आप कर रहे थे, लोग पेशबंदी करते हैं। जी हाँ, पेशबंदी का सवाल नहीं है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी आपको याद हो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था चुनाव के बाद, और कहा था कि माइनॉरिटीज के और यादव के मतदाताओं के नाम कई विधानसभाओं से काट दिए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हमको नोटिस जारी किया और हमने इलेक्शन कमीशन को उस नोटिस का जवाब दिया था और 18,000 शपथ पत्र उनको हमने दिया था बनवा करके। 18,000 नामों की सूची दिया था, जिसको काटा गया था, जो लोग मौजूद थे वहां रहते थे। लेकिन क्या एक भी अफसर के खिलाफ, एक भी बीएलओ के खिलाफ, एक भी तहसीलदार और कानूनगो के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया? अगर हम जवाब न देते तो शायद हमको नोटिस और जारी करते।
जी। लेकिन जब हमने जवाब दिया तो एक भी अफसर के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। ये केवल पेशबंदी नहीं है, कहीं कहीं इस तरीके की घटनाएं रहती हैं, लगातार बूथों में शिकायतें मिलती हैं। अखिलेश यादव जी को भी कन्नौज में बूथों पे जाना पड़ा जिस तरीके से, और कहा कि यहाँ हमको सूचना मिली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडई कर रहे हैं बूथ पर। जी ठीक, जाना और भी कलेक्टर पड़ा से नहीं, भी ठीक शिकायत है किया। कीर्ति बाबू, ठीक है, जाना पड़ा की बात नहीं, जाना ही चाहिए। और कोई काम थोड़ी ना नेता को, ऐसा तो नहीं दुकान पर बैठना है, खेती करनी है। नहीं, अरे भाई यही काम है, चुनाव लड़ना, उसमें भी नहीं जाओगे। ठीक है कीर्ति बाबू, अभी नहीं, अब अभी रोक दिया आवाज, अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए। आलोक वर्मा के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने कहा था 22 के बाद कि 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव के वोट काट दिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैंने उस पर एक सामान्य टिप्पणी की थी उस वक्त ही। अब ये पुराना विषय कीर्तिबाई ने उठा दिया इसलिए याद आ गया कि 40,000 यादव और मुसलमान वोट कट जाने के बाद ये समाजवादी 111 कैसे जीत सकते, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। नहीं तो एनालिसिस कर लो। अरे बात तो सही बोलो यार, बड़े नेता को ये छुट भैया गलत डाटा पकड़ा के बेइज्जती करा देते हैं। बोलो भैया 20,000 मुसलमान यादव काट दिए, अच्छा बोले चलो हम लिख दे रहे। चिंतन करना चाहिए कि ये संभव है। और 40,000 मुसलमान यादव कटने के बाद आप कौन सी सीट जीत लेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की? 3 से 3.5 लाख के मैक्सिमम की तो निर्वाचन है। आपका लाख 2 लाख वोट से जीत रहे थे सीट, नहीं ना। 40,000 वोट आपका कट गया, डेडिकेटेड वोट MY, और उसके बाद आप 111 जीत गए। इसीलिए बात में वजन कम हो जाता है। मुझे पता नहीं किस विद्वान ने अखिलेश जी को समझाया था, जिसने भी समझाया उसने किरकिरी कराई ना। जिसने भी विद्वान ने उनको ये राय दी कि आप इस मुद्दे को उठा दो, इसीलिए फिर वो उस मुद्दे को आगे नहीं ले गए अखिलेश जी। वो जान के एक मामला गड़बड़ है, छोड़ दो इसको। खैर बात तो सही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ये कहना कि पिछला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसलिए इस बार भी अच्छा। हम 2017 में अगर हमारे पास 47 सीट था तो 22 में 111 सीट हमारे पास। 47 के आधार पर आप नहीं सकते साहब आगे कैसे बढ़ जाएंगे, ज्यादा सीट कैसे जीत जाएंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सरकार में रही है वो सत्ता से बेदखल हो गई। ठीक, तो ये कह देना कि पिछले आधार पर तय होगा, पिछले आधार पर नहीं तो होगा। जनता 10 साल भारत की सरकार का और 7 साल राज्य। ठीक है कीर्ति निधि जी, अभी रुकना होगा। ठीक है कीर्ति निधि पांडे, ठीक है अब रुक जाओ। कीर्ति निधि पांडे जो बात कह रहे हैं उनकी अपनी बात ठीक होगी। राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता, उनके लिए यही ठीक है कि वो ये कहें कि नहीं अचानक से परिवर्तन होगा, क्रांति होगी और क्रांति में हम जीत जाएंगे, जैसे 77 में हुई। कहना चाहिए उनको, वो पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। इसी बात के लिए उनको पार्टी भेजती है, ये कहने के लिए थोड़ी भेजती कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। जो होना है वो तो 4 तारीख को हो ही जाएगा, मान लो, फिर कोई नई व्याख्या खोजेंगे। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए इसके अलावा कोई, कीर्ति निधि अब नहीं, बीच में नहीं, कोई दूसरा चारा नहीं कि हमें तो समीक्षा करते समय पिछले प्रदर्शन का भी उल्लेख करना होगा। ये आप मान रहे हो कि आंधी मेरे पक्ष में उठ रही, विवेक नारायण कह रहे मेरे पक्ष में उठ रही, आलोक कह रहे मेरे पक्ष में उठ रही, राजभर कह रहे मेरे पक्ष में उठ रही, राजा भैया कह रहे मेरे पक्ष में उठ रही। अभी तो सबके पक्ष में आंधी उठ रही है। आंधी इस कम पे कौन है? कोई नहीं कह रहा मेरे पक्ष में हवा बह रही, सब कह रहे आंधी चल रही है। और वो भी कह रहे आंधी चल रही जिनको पता है कि हवा भी नहीं चल रही। लेकिन लोकतंत्र है तो अधिकार तो है, तो मैं इस ट्रैप में नहीं फंसता। मैं तो कहता हूं मैं पिछला रिकॉर्ड देख लेंगे, कहां क्या स्थिति रही। तो आज के डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आया होगा डिबेट में। अगर आनंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई और तड़कती भड़कती डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।